1 जून रविवार का दिन यूक्रेन ने रूस की सीमा में सेंध लगाते हुए अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। ऑपरेशन को नाम दिया गया स्पाइडर वेब। ये एक हाई इंटेंसिटी प्री प्लान्ड अटैक था जिसकी तैयारी करीब 1 साल 6 महीने और 9 दिन से चल रही थी। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SPU ने ये जानकारियां साझा की हैं। साथ ही इस अटैक की कुछ बारीकियां भी उन्होंने बताई हैं। लूप में सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की थे। सब कुछ इतना सीक्रेट था कि दुनिया भर के मसलों में मध्यस्थता के मौके ढूंढने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को भनक नहीं थी। 1 जून को सूरज ढलते ही यूक्रेन ने रूस के 5 हवाई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन का दावा है कि इस ऑपरेशन में रूस के 41 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। SBU ने यह भी दावा किया कि इस हमले ने रूस के 34% लड़ाकू विमानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के लिए इतना बड़ा, इतना सटीक हमला करना मुमकिन कैसे हुआ? कैसे यूक्रेन ने रूस के डिफेंस सिस्टम को, जो उनकी पूरी रक्षा प्रणाली है, उसको चकमा कैसे दिया? कैसे सैकड़ों ड्रोन सीमा पार भेजे गए? कुछ हमले तो एयर बेसिस के इतने करीब से हुए कि रूसी सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। क्या कोई अंदरूनी मदद भी शामिल थी? और रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ में, किस ओर बढ़ सकता है, किस दिशा में जा सकता है? नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, Sensodyne-K and Candid. Where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. सबसे पहले आप मैप में रूस के ये 5 इलाके देखिए। मुर्मांस्क, इर्कुत्स्क, इवोनोवो, रयाजान और अमूर। इन्हीं 5 जगहों पर यूक्रेन ने FPV ड्रोन से हमला किया। FPV ड्रोन क्या होता है अभी आपको बताएंगे, याद रखिएगा ये शब्द। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। कहा है कि इवानोवो, रयाजान और अमूर पर हुए हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि मुर्मांस्क, इर्कुत्स्क एयरबेस पर उसके कई एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा है। नंबर नहीं बताया ऑफिशियली। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस का टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इर्कुत्स्क के बेलाया एयरबेस पर पहली बार ऐसा कोई हमला हुआ है। ये जगह रूस के पूर्वी इलाके साइबेरिया में है। 2022 में जंग शुरू होने के बाद से यहाँ कभी कोई हमला नहीं हुआ था। यूक्रेन से इसकी दूरी 4300 किलोमीटर है। इसके अलावा मुर्मांस्क के ओलेन्या एयरबेस के पास टुपुलेव 95 और टुपुलेव 22 M3 जैसे बॉम्बर प्लेन्स को नुकसान पहुंचा है। रूस इनका इस्तेमाल यूक्रेन पर मिसाइल हमलों या एयर स्ट्राइक्स करने के लिए करता है। ये विमान न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। यूक्रेन से इस एयरबेस की दूरी है 3674 किलोमीटर। हम आपको यहाँ पर दूरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ड्रोन्स यूक्रेन से नहीं बल्कि रूस में ही घुस करके दागे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी ये माना है कि मुर्मांस्क और इर्कुत्स्क में हुआ हमला बहुत पास से हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने SBU चीफ वासिल मालियुक की पीठ थपथपाई और बताया कि जिस जगह से ये पूरा ऑपरेशन हो रहा था वो रूस के FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस मुख्यालय के पास मौजूद थी। всі деталі були ідеально підготовлені। इस ऑपरेशन के प्लान से लेकर इसके होने तक सभी डिटेल को बेहद सटीक तौर पर तैयार किया गया था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यह ऑपरेशन सबसे हटकर था, सबसे अलग। हम जहां से ऑपरेट कर रहे थे वो जगह रूस के FSB हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास थी। इस हमले में हमने कुल 117 ड्रोन इस्तेमाल किए और इतने ही ऑपरेटर काम कर रहे थे। हमने रूस के एयरबेस पर 34% क्रूज मिसाइल वाले एयरक्राफ्ट का खात्मा कर दिया है। Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रूस का बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। अब सवाल ये भी है कि ड्रोन्स रूस की सीमा के अंदर कैसे पहुंचे। यूक्रेनी एजेंट्स ने FPV ड्रोन्स और लकड़ी के मोबाइल केबिन्स को चोरी छिपे रूस के अंदर पहुंचाया। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जा रहा था। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गईं और ये ड्रोन सीधे रूसी एयरबेसिस की तरफ कूच कर गए। ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस ऑपरेशन में जितने भी एजेंट्स शामिल थे वो सुरक्षित वापस आ गए हैं। उन्होंने आगे कहा, हम सब कुछ तो जाहिर
जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन यूक्रेन की ये कार्रवाई बेशक इतिहास में दर्ज होगी। यूक्रेन केवल अपना बचाव कर रहा है। ये जंग रूस ने शुरू की थी और उसे ही इसका अंत करना होगा। इस अटैक से युद्ध तकनीकों के भविष्य को लेकर के बहस तेज होगी, जो अलग अलग फ्रंट पर ड्रोन्स के इस्तेमाल के बीच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक बात जाहिर है कि युद्ध अब सिर्फ टैंक और मिसाइलों पर नहीं, स्मार्ट हथियारों पर निर्भर हो रहा है। यूक्रेन ने भी यही तकनीक अपनाई, हमले में FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। FPV क्या होता है? फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी पहली नज़र से देखना। FPV ड्रोन एक छोटा ड्रोन होता है जो आगे लगे कैमरा से रियल टाइम वीडियो भेजता है। ड्रोन ऑपरेटर गॉगल्स या स्क्रीन पर वीडियो देखता है और ड्रोन को उड़ाता है जैसे वो खुद ड्रोन में बैठा हो। एक उदाहरण से समझिए तो जो बैटल ग्राउंड्स या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे वीडियो गेम्स हैं, उनमें फर्स्ट पर्सन व्यू फीचर ठीक FPV ड्रोन की तरह ही काम करता है। यूक्रेन में FPV ड्रोन को कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन के रूप में तैयार किया गया। ये 3 चरणों में हमला करता है। पहला चरण, ड्रोन उड़ता है और टारगेट जो भी है उसका, जैसे टैंक, एयरक्राफ्ट या बिल्डिंग, जो भी उसका टारगेट है उसको ढूंढता है, लोकेट करता है। दूसरा चरण है, टारगेट मिलने पर ड्रोन सीधे उससे टकराता है। और तीसरा चरण है, टक्कर के साथ इसमें लगा विस्फोटक फटता है। आमतौर पर इसमें ग्रेनेड या IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जैसा विस्फोटक लगाया जाता है। यूक्रेन अपने FPV ड्रोन्स खुद बना रहा है, वो भी बेहद सस्ते दाम में। एक FPV ड्रोन की लागत भारतीय मुद्रा में 50,000 से 1 लाख रुपए तक है, मतलब एक स्कूटी के दाम में लगभग। ये 3D प्रिंटिंग, मोटर, कैमरा और बैटरी से तैयार किए जाते हैं। FPV ड्रोन इतने खतरनाक कैसे हैं और ये रूस के रडार से, उसके एयर डिफेंस से कैसे बच गए, ये समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सो यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया है यूजिंग FPV ड्रोन्स। FPV ड्रोन्स यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। ये कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा ड्रोन है जिसमें पायलट के पास एक गॉगल है। वो ड्रोन में एक कैमरा लगा हुआ है और कैमरे की सारी विजिबिलिटी, रियल टाइम इमेजेस उस गॉगल में पायलट को दिखती हैं। सो दैट्स हाउ दीज ड्रोन्स आर ऑपरेटेड। तो आप देखिए रशिया में जो यूक्रेन ने ये स्टेप लिया है, या बोल सकते हैं ये जो अटैक किया है, ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है रशिया का, आई वुड से, क्योंकि काउंटर US मेजर्स बोल लीजिए, या जो ड्रोन को काउंटर करने के लिए जो हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स जो प्लेस करते हैं, वो जनरली हम अपने बॉर्डर्स पे करते हैं। सो नाउ देखिए वो ड्रोन्स ऑलरेडी हमारे रशिया के टेरिटरी में अंदर आ चुके थे एंड ऑलमोस्ट टू 4,000 किलोमीटर्स अंदर जाके एयरफील्ड्स पे अटैक हुआ है, जहाज़ों पे अटैक हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं रशिया की इंटेलिजेंस फेलियर था। हमने एक्सपर्ट से ये भी पूछा कि ड्रोन्स किस तरह युद्ध का पूरा चेहरा बदल कर रख दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स का इस्तेमाल हमने देखा, इसके अलावा हाल ही में किन किन फ्रंट्स पर ड्रोन्स का जम करके इस्तेमाल हुआ है? सो देखिए ऑपरेशन सिंदूर से हमें साफ पता चल गया है कि जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल बदल चुका है। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अबव ग्राउंड। जिस तरह से भारतीय सेना ने, वायुसेना ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और हमारे एडवर्सरीज ने भी ड्रोन का इस्तेमाल किया, तो ये अब से नहीं हो रहा है, ये बहुत टाइम पहले से हो रहा है। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ हमास एंड इजराइल, वहाँ पर भी सेम FPV ड्रोन्स यूज़ हुए थे जो आज यूक्रेन और ने रशिया पे जिनसे अटैक किया है। उसके अलावा आप पुराना एक वॉरफेयर उठा लीजिए, आर्मेनिया और अजरबैजान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें भी कामकाजी ड्रोन्स यूज हुए थे। सो यस डेफिनेटली अब सब कुछ टेक्नोलॉजी का वॉर है और सब कुछ अबव ग्राउंड होने वाला है। सो FPV ड्रोन इज समथिंग, हमारी अब सेना को एक अपनी स्ट्रैटेजी, डिफेंस स्ट्रैटेजी बदलने का अब टाइम आ गया है। इस बीच ये खबरें भी हैं कि रूस ने इसे आतंकी हमला बताते हुए यूक्रेन पर जवाबी हमला किया है। यूक्रेन की इन्फेंट्री के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी सेना के एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के दावे हैं और हमलों के बीच अब बात उस SBU की करते हैं जिसका नाम पहली बार इस जंग में इतनी प्रमुखता से आया है और जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। किसी भी एजेंसी के मोडस ऑपरेंडी के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट होता है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU की कहानी 1990 के दशक की शुरुआत से है, जब यूक्रेन सोवियत संघ से आज़ाद हुआ। नई आज़ाद सरकार ने 25 मार्च 1992 को आधिकारिक तौर पर SBU बनाई। ज़्यादातर एजेंट्स पुरानी सोवियत एजेंसी KGB से ट्रेन होकर के आए थे, इसलिए इसका ढांचा पहले से ही तैयार था। वहीं KGB, जिसे सोवियत संघ के कोलैप्स होते ही फॉर्मली ख़त्म कर दिया गया था, तो KGB ख़त्म हो गई, लेकिन उसके अधिकारी और एजेंट्स ख़त्म नहीं हुए। आज भी रूस की सत्ता में बैठे बड़े बड़े अधिकारी और नेता
नेता पूर्व केजीबी एजेंट्स हैं, जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी शामिल है। पुतिन पूर्व केजीबी एजेंट हैं। वापस आते हैं यूक्रेन के एसबीयू पर। नए नए आज़ाद देश में एसबीयू को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे एसबीयू की खुफिया जासूसी का काम अक्सर यूक्रेन की नई बनी मिलिट्री इंटेलिजेंस से टकराता था, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारियां आपस में थोड़ी मिलती जुलती थीं। एसबीयू ने 1994 में दो अहम यूनिट्स बनाई, दो इकाइयां बनाई। सेक्टोरल स्टेट आर्काइव यानी गोपनीय दस्तावेज और खुफिया जानकारी को सुरक्षित रखना इसका मकसद था, और दूसरा अल्फा ग्रुप, एक खास बल, एक खास फोर्सेस जो आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार किया गया। फिर 1998 में सरकार ने काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाया ताकि आतंकवाद के खतरों से निपटा जा सके। यूक्रेन अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों को और समृद्ध करने की कोशिश में तो लगा था, लेकिन एसबीयू में समस्याएं बनी रहीं लगातार। आरोप लगे कि एसबीयू के कुछ एजेंट्स अपराधियों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। दूसरा आरोप कि कुछ एजेंट्स जबरन कबूलनामे करवाने के लिए टॉर्चर का इस्तेमाल करते थे। ये समस्याएं आज भी एसबीयू के लिए चुनौती हैं। एसबीयू यूक्रेन के लिए एक इंटरनल सर्विस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पर काम करता है, जैसे अमेरिका में एफबीआई है या ब्रिटिश में MI5 है। इसी साल मार्च में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच युद्ध विराम को लेकर के तीखी बहस हुई थी। जेलेंस्की ने ट्रंप पर अपमान करने का आरोप लगा दिया था। जाहिर है ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में रूस और यूक्रेन जंग खत्म कराने के हिमायती रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला करने से पहले अमेरिका को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए यूक्रेन ने क्या मैसेज दिया है? ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में बार बार कहा है कि यूक्रेन हैज़ नो कार्ड्स, यानी उसके पास कोई बढ़त नहीं है, उसके पास कोई गेम प्लान नहीं है। वो अक्सर पुतिन और रूस की ओर झुकते हुए दिखे। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन के लिए व्हाइट हाउस को इन्फॉर्म भी नहीं किया। क्या ये पुतिन के सैन्य दबदबे के मुंह पर एक तमाचा माना जाए? और क्या इससे ट्रंप को भी ये संकेत गया है कि यूक्रेन अब अपनी मर्जी से युद्ध के भविष्य पर फैसले लेगा? देखिए, अगर आप इस इवेंट को देखें तो आप पाएंगे कि ये एक वन ऑफ इवेंट है। जिस तरह के यूक्रेन 3-4 ऐसे दुस्साहसी प्रोजेक्ट कर चुका है, जैसे कुर्स्क में इन्वेजन था, चाहे वो ब्लैक सी फ्लीट को मार गिराने का था, या इस तरह के 3-4 ऑपरेशंस यूक्रेन ने किया है और करके दिखाया है। ये हाई ऑप्टिकल वैल्यू अटैक्स हैं, और ये करके यूक्रेन ये दिखाना चाहता है कि वो भी कैपेबल है। लेकिन इससे यथास्थिति या भूमि पर कोई परिवर्तन नहीं होता। आप पाएंगे कि जो रूस ने बढ़त बनाई है वो उससे पीछे नहीं हटा है। जैसे इसी महीने, मई के महीने में सूमी के इलाके के, जो यूक्रेन का इलाका है, उसमें रूसियों ने 450 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया है। यानी यथास्थिति में परिवर्तन सिर्फ रूस के फेवर में हुआ। हाँ, इसका एक हाई ऑप्टिकल वैल्यू है, जिसका साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, जिसे साइऑप्स कहते हैं मिलिट्री में, उस पर असर पड़ेगा, रूसी जनता पर असर पड़ेगा, रूस की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है सुपर पावर की, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन इससे युद्ध में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, और ये यूक्रेन भी जानता है और राष्ट्रपति ट्रंप भी जानते हैं। इसलिए ये कहना कि ये यथास्थिति बदल देगा, मुझे नहीं लगता है। और ट्रंप को ये पता है कि इस समय अभी भी बढ़त जो हासिल की है रूस ने, इस इंसिडेंट से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस पर यूक्रेन के इस हमले के बाद आज तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दोनों देशों के डेलीगेशंस बातचीत के लिए जुटे हैं। रूसी पक्ष का नेतृत्व व्लादिमीर मेदिंस्की कर रहे हैं, जो पुतिन के करीबी सहयोगी भी हैं। इससे पहले 15 मई को दोनों पक्षों की मुलाकात हुई थी, लेकिन बेनतीजा रही वो बातचीत। सवाल यह है कि अब जब जंग मैदानों में और तेज हो गई है, तो क्या इस्तांबुल की शांति वार्ता सिर्फ औपचारिकता बनकर के रह गई है? इसको हम महज औपचारिकता नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दूसरा इवेंट हुआ है। पहला पिछले महीने हुआ था, जब रूसी और यूक्रेनियन पक्ष आमने सामने बैठे हैं, और ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है। जैसे हमने देखा था 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तो मार्च अप्रैल के महीने में कुछ वार्ताओं की झलक मिली थी एक तरह से, और वो भी तुर्की में ही हुआ था। लेकिन ये जो है वो अब एक डिसाइसिव फेज की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में इसका कोई रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आमने सामने बैठ के बात करना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके लिए कुछ हद तक राष्ट्रपति ट्रंप भी जिम्मेवार है कि उन्होंने दबाव डाला है। लेकिन
इस घटना के बाद मुझे लगता है ये इस्तांबुल पीस प्रोसेस जो है, आज की जो मीटिंग चल रही है, उस पर असर पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में कोई टेंजिबल रिटर्न्स मिलेगा। जैसे पिछली मीटिंग में हुआ था कि 1000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर छोड़े गए थे दोनों साइड से। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि अभी भी घटना ताजा है, अभी भी रूस के लोग काफी गुस्से में होंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता इस पर। और जो नेगोशिएटर्स वहां गए हैं वो बहुत हाई लेवल ऑफिशियल्स नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई जो अपने आप डिसीजन ले सकेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज जो मीटिंग हो रही है, जो टॉक्स हो रहे हैं, उससे कोई बहुत फर्क ग्राउंड रियलिटी पे पड़ेगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी इजराइल फिलिस्तीन जंग से। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने आम फिलिस्तीनियों पर गोली चलाने के हालिया आरोपों को खारिज किया है। हमास ने युद्ध के बीच राहत सामग्री लेने आए आम फिलिस्तीनियों पर गोली चलाने के आरोप IDF पर लगाए थे। 1 जून को गजा के साउथ में बसे रफा इलाके में इस गोलीबारी जो ये हुई थी, इसमें कम से कम 31 लोगों की मौत हुई थी, करीब 200 लोग घायल हुए थे। भूख से पीड़ित लोगों की सहायता पहुंचाने के वास्ते गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन राहत पैकेज बांट रहा था, तभी ये गोलीबारी हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फाउंडेशन GHF अमेरिका समर्थित है, जो भूख से प्रभावित लोगों की मदद करता है, और इस GHF ने गोलीबारी की खबर को फर्जी बताया है। दूसरी तरफ हमास संचालित गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गोलीबारी इजरायली टैंकों ने की। इस पर IDF प्रवक्ता एफी डेफरिन ने हमास पर फर्जी खबर और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। हमास हमें सहायता करने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। हमास अफवाह और फर्जी खबरें फैला रहा है। वे गाजा के लोगों को उन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जहां राहत सामग्री मिल रही है वहां तक पहुंचने से रोकने के लिए स्पष्ट और हिंसक तरीके से कोशिश कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमास द्वारा फैलाई गई हर अफवाह पर विश्वास न करें। हम उन सभी घटनाओं और उन सभी आरोपों की जांच करेंगे। घायलों को गजा के ही नासिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहाँ के डॉक्टर मारवान अल हम्स ने बताया कि अधिकांश घायलों के सर, छाती और पेट में गोली लगी है। ये भीषण जनसंहार है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC का दावा है कि रफा में उसके फील्ड हॉस्पिटल में 179 से ज़्यादा हताहतों को लाया गया, जिसमें 21 को मृत घोषित कर दिया गया। अगली सुर्खी अमेरिका के कोलोराडो राज्य से आई है। ये जनसंख्या के लिहाज से अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों से दूर और पहाड़ों से घिरा हुआ है। 1 मई को यहाँ के बोल्डर शहर में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए कुछ लोगों पर हमला कर दिया। हमला मोलोटोव कॉकटेल से किया गया। इसे एक प्रकार का पेट्रोल बम समझ लीजिए। हमले से वहाँ आग लग गई। 8 लोग उसमें बुरी तरह झुलस गए। सभी की उम्र 50 से 90 साल के बीच थी और ये सभी रन फॉर देयर लाइव्स के बैनर तले गजा में बंधक इजरायलियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। हमले के आरोपी की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद सबरी सोलेमन के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि सोलेमन पर पहले भी हत्या के 2 मामले दर्ज हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने इसे शुरुआती जांच के आधार पर आतंकवादी हमला बताया है। FBI के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंजिनो ने कहा कि यह हमला वैचारिक नफरत से प्रेरित आतंकवादी घटना लगती है। वहीं FBI डायरेक्टर काश पटेल ने इसे टारगेटेड टेरर अटैक बताया है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के यहूदी विरोधी हमलों को रोका जाना चाहिए। आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले इसी तरह का नारा लगाते हुए एक व्यक्ति ने वॉशिंगटन DC में इजरायली एम्बेसी के 2 कर्मचारियों की गोली मार करके हत्या कर दी थी। दिन भर की अन्य खबरें जानते हैं संक्षेप में न्यूज रूम से। पहला अपडेट इस्तांबुल से है। रूस यूक्रेन डेलीगेशन के बीच बैठक खत्म हो गई है। दोनों पक्षों ने कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई है। तुर्की के जरिए दोनों देशों के बीच डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपील की है कि रूस पर G7 स्तर पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। दूसरा अपडेट ब्रिटेन से है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन का बड़ा बयान आया है। PM कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन युद्ध की तैयारी की तरफ बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस की आक्रामकता को देखते हुए स्टारमर ने ऐसा बयान दिया है। तीसरा अपडेट कनाडा से है। 15 से 17 जून के बीच यहां G7 समिट का आयोजन होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सम्मेलन में PM मोदी के शिरकत करने की संभावना ना के बराबर बताई जा रही है। 6 सालों में पहली बार होगा कि जब PM मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। सम्मेलन में शामिल न होने की पीछे की वजह जो बताई जा रही है वो है भारत और कनाडा के बीच का तनाव।
दुनियादारी में आज इतना ही। नेशनल खबरों के हमारे शो द ललन टॉप शो में आज बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ हुए रेप के बाद इलाज में देरी की घटना पर। क्यों ये देरी हुई, इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में भी इसकी चर्चा है। विरोध में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल अस्पताल प्रशासन और दोषियों को फांसी की सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही बताएंगे पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के बाद वहाँ के हालात क्या हैं। फिलहाल दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।